ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 15 जो कि है आवर एनवायरनमेंट। तो सारे बच्चे बड़े ध्यान से समझिएगा बिकॉज दिस चैप्टर इज कैरिंग 5 मार्क्स। 5 नंबर का चैप्टर है आपका, ध्यान से समझना है, कोशिश करनी है इसे सीखने और समझने की, और इजी चैप्टर है। इस चैप्टर के थ्रू हम एनवायरनमेंट के साथ ह्यूमन बीइंग की कनेक्टिविटी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमारे लिए एनवायरनमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनवायरनमेंट में ज्यादातर चीजें लिविंग नेचर में, जिसमें प्लांट्स आपके आ जाते हैं, ठीक है, और ह्यूमन बीइंग भी लिविंग में आते हैं। इसलिए दोनों के बीच का जो एक अच्छे से तालमेल है, कोलैबोरेशन है, वो प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखोगे कि दुनिया में एनवायरनमेंट को जरूरत से ज्यादा हराश किया जा रहा है, जिसकी वजह से कई सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही है। तो अब हमारा ये जो एनवायरनमेंट में है, इसमें क्या क्या बातें हैं, किन किन चीजों को लेकर हमें इस कंसेप्ट को पढ़ना है, तो सबसे पहले मैं उनकी बात कर लेता हूँ। ये है हमारे टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट की बात करेंगे, जिसमें हम वेस्ट, इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब, ठीक है, 10% लॉ, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ओजोन, ओजोन डिप्लीशन और प्रिवेंटिव मेजर जो है, उन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें से जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं, एक तो आपका फूड चेन, फूड वेब, 10% लॉ और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और ओजोन डिप्लीशन। इनमें से आपके क्वेश्चन आएंगे। अब ये 5 नंबर का चैप्टर है, तो हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आपका 3 मार्क का है, 2 क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के आए, या हो सकता है इसमें से आपके 1-1 नंबर के सारे क्वेश्चन आए। डिपेंड अपॉन, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, बट आपको कंसेप्ट को ध्यान से सुनने की कोशिश करनी है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। सो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, तो एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो एनवायरनमेंट का मतलब होता है जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है, चाहे उसमें लिविंग है, चाहे उसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट है। तो आप लोगों ने ये लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट को छोटी क्लासेस में बायोटिक और एबायोटिक के नाम से पढ़ा हुआ है। बायोटिक कंपोनेंट में क्या आते हैं, जिसमें प्लांट और एनिमल्स आ जाते हैं आपके, और अबायोटिक कंपोनेंट में आपका सॉइल, वाटर, एयर एंड एवरीथिंग लाइक दैट, ऐसी चीजें इंक्लूड होती है। सो द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट। तो यानी कि जो ये लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर है, ये हमारे एनवायरनमेंट को सीधा सीधा क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, इनका सीधा इन्फ्लुएंस होता है। अगर ये फैक्टर बेटर वे में काम कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, यू कैन अंडरस्टैंड कि हम हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए सपोर्टिव होगा। और अगर हम एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, तो दिस यही एनवायरनमेंट हमारे लिए जो है वो एक खतरा भी बन सकता है। अब वो क्या है और कैसे हैं, विल जस्ट उनके बारे में देखेंगे आगे। देखिए, सो अगर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट की बात करें, तो वी गॉट 2 टाइप ऑफ कंपोनेंट ओवर हियर, अबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक। अबायोटिक के अंदर हमारी सारी नॉन लिविंग चीजें आ जाती हैं, इसमें आप एयर, वाटर, सॉइल, इन सब चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं। एंड बायोटिक कंपोनेंट की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर हमारे सारे के सारे लिविंग पार्ट आ जाते हैं, जिसमें आपके प्लांट आ रहे हैं, एनिमल्स आ रहे हैं, जितने भी टाइप के होते हैं, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक है या फिर वो मैक्रोस्कोपिक है। सॉरी। सो अबायोटिक फैक्टर के बारे में, दे आर नॉन लिविंग फैक्टर दैट इफेक्ट अवर एनवायरनमेंट। अबायोटिक फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिनको हम सिंपली नॉन लिविंग कहते हैं, और ये हमारे एनवायरनमेंट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, अब वो हम अभी आगे इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए पहले कि कौन कौन से अबायोटिक फैक्टर्स हैं। इसमें आपका सबसे पहले है क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जैसे कि विंड, वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर। ये क्लाइमेटिक फैक्टर है। क्लाइमेटिक मतलब जो हमारे क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं, कि विंड की स्पीड ये डिसाइड करती है कि आज का मौसम आपका ठंडा रहने वाला है या फिर गर्म रहने वाला है। और राइट, वाटर यानी कि जिससे हम रेनफॉल कह सकते हैं, वो भी हमारी लाइफ पे सीधा इम्पैक्ट डालता है। सनलाइट एंड वट एवर द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट इज दैट। इसके अलावा अगर हम बोले फिजियोग्राफिक फैक्टर, फिजियोग्राफिक का मतलब होता है जो भी ग्राफी है, यानी कि जियोग्राफी, अर्थ का जो भी ढांचा बना हुआ है, वेदर इट्स प्लेन, डेजर्ट या माउंटेन, उसके हिसाब से जो हाइट होती है, जो स्लोप होते हैं, कि ज्यादा हाइट पे टेम्परेचर जनरली लो होता है, लो पे देखेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर राइज करता है। स्लोप के रीजन जिनमें हम प्लेट्यू रीजन की बात करते हैं, ये सब चीजें फिजियोग्राफिक फैक्टर्स है। इनका भी आप कह सकते हो हमारे एनवायरमेंट पे सीधा इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा एडेफिक फैक्टर्स होते हैं। एडेफिक का फैक्टर का मतलब होता है जो कुछ भी हमारे क्रस्ट में मौजूद है, जैसे कि मिनरल्स हैं, सॉइल का टेक्सचर क्या है, सॉइल के अंदर रहने वाले किस टाइप के ऑर्गेनिज्म है, पीएच जो सॉइल की है। कुल मिला के आप ये मान के चलिए कि जो क्रस्ट है अर्थ की, उसके ऊपर जो कुछ भी मौजूद है, उन सब चीजों का केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल नेचर जो भी है, उसे एडेफिक फैक्टर्स कहा जाता है।
तो फिर से सुन लीजिए, हम बात कर रहे हैं एबायोटिक फैक्टर की। एबायोटिक फैक्टर के में अंदर मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई। क्लाइमेटिक फैक्टर में विंड, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, ठीक है। फिजियोग्राफिक फैक्टर के अंदर हाइट एंड स्लोप ऑफ द लैंड, और एडेफिक फैक्टर्स के अंदर मिनरल, सॉइल का टेक्सचर, सॉइल के अंदर रहने वाले लिविंग माइक्रोब जिनको हम कह सकते हैं, पीएच ऑफ द सॉइल। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। उसके बाद बायोटिक फैक्टर्स पे आए, तो बायोटिक फैक्टर्स जो है, दीज आर द लिविंग फैक्टर्स सिंपली। ये हमारे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। सिंपली कह सकते हैं कि बायोटिक फैक्टर में हम खुद इंक्लूड है, तो ये हमें भी इम्पैक्ट करते हैं। हमारा एनवायरनमेंट हमारे ऊपर सीधा सीधा अपना इम्पैक्ट डालता है। जैसे आज के टाइम में अभी अगर आप देखोगे तो आज मौसम काफी ठंडा है, तो ये आप देख सकते हो कि ये एनवायरनमेंट का एक इम्पैक्ट है, जिससे हमें पता है कि आज हमें किस तरीके से अपनी लाइफ को चलाना है फॉर द होल डे। सो इसके अंदर अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजें इंक्लूड आती है बायोटिक में। इसमें ग्रेजिंग एनिमल, ग्रेजिंग एनिमल वो होते हैं जो घास चरते हैं, ऑलराइट। इंसेक्ट्स, लाइकन्स जो कि एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन था किस चीज का, ठीक है, एल्गियन फंगस का। इसके अलावा ह्यूमंस एंड व्हाटएवर टाइप ऑफ पैरासाइट्स आर देयर। पैरासाइट्स भी आपको पता होंगे, वो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं लेकिन उन्हें किल नहीं करते, उन्हें पैरासाइट्स कहा जाता है। ये दो टाइप के आपने पढ़े होंगे, ठीक है, टोटल पैरासाइट और पार्शियल पैरासाइट। नाउ वेस्ट क्या होता है। अब ये जो पिक्स आप देख पा रहे हो, ये सारे के सारे वेस्ट के ही। जो पहली पिक है ये आपके घर की पिक है, जिसके अंदर आपके घर में रोज जो कुछ भी हम फ्रूट्स वेजिटेबल खाते हैं, उसमें से कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको हम छिलके के रूप में या कह लीजिए वेस्ट के रूप में हटा देते हैं और उसे एक, ठीक है, कचरे के फॉर्म में फेंक देते हैं, तो वो वेस्ट कहलाएगा। अब ये जो वेस्ट है, अब क्योंकि ये प्लांट और एनिमल का वेस्ट है, इसीलिए ये भी एक तरीके से कह लीजिए कि आगे जाके दिस कुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर प्रोड्यूसिंग द मैन्योर, खाद बनाने में काम आता है। देन पिक नंबर 2 पे अगर आप देखिए तो ये एक नाले की पिक्चर है, जहाँ पे हमारे घरों का जो भी सीवेज का ड्रेनेज है वो सब निकल के उसमें गंदगी जाती है। एंड द थर्ड पिक्चर अगर आप देखो तो यहाँ पे एक फैक्ट्री की एक चिमनी दिखाई गई है, जहाँ पे बहुत सारा पॉल्यूटेड जो स्मोक है वो निकल रहा है। सो वेस्ट आर यूजलेस या कह लीजिए डिस्कार्डेड मटेरियल होते हैं। तो ऐसे मटेरियल विच आर नो मोर यूज फॉर अस, जिनका हमारे लिए कोई यूज नहीं होता है, उनको हम वेस्ट मटेरियल कहते हैं। दे में भी गैसियस हो सकते हैं, वो लिक्विड हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं नेचर के अंदर। ये डिपेंड करता है कि हमने उन्हें किन चीजों से निकाला है या किस फॉर्म के लिए, ठीक है, डिस्कार्ड किया है, राइट। अब आगे देखिए, टाइप्स ऑफ वेस्ट की बात की जाए तो जनरली अब यहां से भी आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि द गवर्नमेंट वांट कि साइंस के सेंस पे हम लोगों को वेस्ट का नेचर पता होना चाहिए। तो ये नेचर है, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा जो नेचर बनता है दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायो का मतलब लिविंग होता है, डिग्रेड का मतलब गलना सड़ना होता है। तो जितने भी प्लांट और एनिमल के वेस्ट होते हैं वो जनरली डिकम्पोज हो जाते हैं, क्योंकि डिकम्पोजर जो है नेचर में हर जगह पे हैं, जो दो टाइप के होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगस। तो ये डिकम्पोजर है जो कि डेड चीजों पे उनको डिके करते हैं, उन्हें गलाते हैं और उनका यूज करते हैं एज ए फूड, और बदले में वो उनको डिकम्पोज करके सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स है वो फिर से वापस सॉइल में सॉइल की रिप्लेनिशमेंट करें। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो मटेरियल होते हैं जिनको जनरली नेचर ने नहीं बनाया है, इंसानों ने उनको साइंटिफिक या फिर कह लीजिए टेक्नोलॉजिकल सेंस के बेस पे डेवलप किया है, और उनका जो केमिकल नेचर है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो बायोडिग्रेडेबल नेचर में नहीं आते। कहने का मतलब उनको माइक्रोब जो है वो गला सड़ा नहीं सकते, वो एज इट इज रिटेन रहते हैं फॉर hundreds of year in the nature soil, and that's why they are harmful to the soil because they are not the part of the environment. सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की अगर हम बात करें तो ये डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द वेस्ट दैट इज ब्रोकन डाउन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट क्या होते हैं, अगर आपको लाइफ प्रोसेसेस का चैप्टर याद है तो वहां पे मैंने आपको बताया था, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग चीजों को एज ए फूड लेते हैं, उन्हें हम सेप्रोफाइट कहते हैं। Alright, organism that feed on the dead and decaying part is called saprophyte. इसके एग्जाम्पल आपके पास बैक्टीरिया है, फंगस है एंड सो ऑन। अब इसमें एग्जाम्पल के लिए आपका किचन का वेस्ट जो होता है, सीवेज का जो वेस्ट होता है, कॉटन क्लोथ, मतलब
जो भी वेस्ट प्लांट या एनिमल से निकलता है, डेड पार्ट ऑफ प्लांट हो गया, डेड पार्ट ऑफ एनिमल हो गया, वो सारी चीजें जो है वो बायोडिग्रेडेबल नेचर की होती है, क्योंकि वहां पे सेप्रोफाइट है, डिकम्पोजर है, जो उन्हें डिकम्पोज करके फिर से वापस सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब अगर हम बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की, तो देयर आर दीज आर दोज which cannot be broken down by the biological process, मतलब कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस इसको आसानी से डिकम्पोज नहीं कर सकती। वो अगर एक बार एनवायरनमेंट में इंक्लूड कर दिए जाते हैं तो वो रिटेन हो जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक है प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग्स एंड समथिंग विच इज केमिकल बाय नेचर एंड देयर इज नो बायो नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। उसका कोई बायोलॉजिकल सेंस नहीं है, तो बायोलॉजिकल सेंस नहीं है तो उसको डिग्रेड होने का लॉजिक भी नहीं बनता। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस, एग्जाम्पल, इससे होने वाले हार्मफुल इफेक्ट ये क्लियर होने चाहिए, बिकॉज ये सब आपके एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। नाउ आगे बढ़े तो दिस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्रिएट्स एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इनकी वजह से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है क्रिएट होता है। एंड ये जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, इसका मतलब है हमारे एनवायरमेंट को किसी भी तरीके का अनडिजायरेबल सेंस फील होता है तो एनवायरमेंट क्या होता है, पॉल्यूट होता है। दैट मीन्स वो अपनी एक्टिविटी को इम्पैक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से उसके नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो उस एनवायरमेंट के माहौल को बिगाड़ने लगते हैं, जिसमें उसमें रहने वाले चाहे प्लांट है या एनिमल है, वो दोनों ही उससे, ठीक है, प्रॉब्लम में आने शुरू हो जाते हैं। तो दैट मीन्स इट इज एन अनडिजायरेबल चेंज। ये डेफिनेशन है कि व्हाट इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यू विल से इट इज एन अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल मीन्स दैट वी डोंट वांट एक्चुअली, डिजायरेबल दैट मीन्स जो दैट वी विश टू, कि जो हो, और जो हम विश नहीं करते और वो हो रहा है उसे अनडिजायरेबल कहेंगे। तो इट इज एन अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के अंदर आपके एयर भी आती है, आपका वाटर भी आता है, आपका सॉइल भी आता है, प्लांट भी आते हैं, एनिमल भी आते हैं। तो ऐसे चेंज जो कि हमारे ये फिजिकल एनवायरनमेंट पे या फिर हमारे केमिकल एनवायरनमेंट पे या फिर हमारे बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट पे जो है वो एक नेगेटिव या अनडिजायरेबल या हार्मफुल इम्पैक्ट कॉज करते हैं, उसी को हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कहते हैं। अगर इसको अलग लेवल पे पढ़े तो ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की कैटेगरी हो जाती है। जहाँ पे वाटर पॉल्यूट हो रहा है उसे वाटर पॉल्यूशन कहेंगे, जहाँ पे आपकी सॉइल पॉल्यूट हो रही है उसको सॉइल पॉल्यूशन कहेंगे, जहाँ पे हमारी सॉइल के अलावा और कुछ इसी तरीके का एनवायरमेंट का हिस्सा पॉल्यूट हो रहा है तो उसके साथ पॉल्यूशन टर्म कंक्लूड कर दी जाती है। ठीक है। अब इन सब चीजों का सीधी सी बात है हमारे हेल्थ पे सीधा असर होता है। Now the next term that you should know is the ecosystem. इकोसिस्टम क्या होता है? ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारे बायोस्फीयर की। अब यहाँ पे दो टर्म आ रही है, एक आ रही है आपका इकोसिस्टम, तो दूसरी आ रही है आपकी बायोस्फीयर। बायो का मीनिंग आप खुद ही समझ लीजिए, बायो का मतलब होता है लाइफ और स्फीयर का मतलब हो गया एरिया। तो वो रीजन अर्थ का, ठीक है, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसे बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर की डेफिनेशन आपने मे बी आपने 9th में या 8th में पढ़ी होगी, जिसमें डेफिनेशन कुछ ऐसी है, नैरो जोन ऑफ द अर्थ, धरती का वो नैरो जोन जहां पे आपका हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमोस्फीयर तीनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं, उसे बायोस्फीयर कहते हैं। सो नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर द एटमोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड तीसरा क्या बताया था मैंने, हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों चीजें एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, दे क्रिएट द लाइफ ओवर देयर, दिस इज व्हाट वी कॉल बायोस्फीयर। तो यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने क्लियर कर दिया। नाउ आगे देखिए बता क्या रहे, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो इकोसिस्टम किसी भी बायोस्फीयर की वो यूनिट है जिसका अपना एक स्ट्रक्चर है, जो फंक्शन कर रही है, लाइफ को सपोर्ट कर रही है, एंड कंप्राइजिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन, जहां पे एक लाइफ एक से ज्यादा फॉर्म में क्या करती है, ओरिजिनेट करती है। कंप्राइज का मतलब होता है पनपती है, और इंटरेक्ट का मतलब है एक दूसरे के साथ किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे पे डिपेंड करती है और फूड चेन को सपोर्ट करती है और बायोकेमिकल साइकिल्स का एक हिस्सा बनती है। बायोकेमिकल साइकिल आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, जिसमें ऑक्सीजन साइकिल है हमारी, नाइट्रोजन साइकिल है हमारी, ये सब चीजें बायो जियो केमिकल साइकिल्स के नाम से जानी जाती है। तो इकोसिस्टम इज नथिंग बट इट्स ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ अपना इंटरेक्शन करते हैं अपने फूड के लिए, एक दूसरे के साथ जो है, जैसे एनिमल जो है वो प्लांट पे, ठीक है, इंटरेक्शन करते हैं, यानी कि एनिमल प्लांट से फूड लेते हैं और प्लांट जो है सनलाइट
वाटर और इन सब चीज़ों को, कार्बन डाइऑक्साइड से अपना फूड बनाते हैं, और वो भी एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं ना किसी तरीके से। जैसे बायोजियोकेमिकल साइकिल की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है प्लांट को? वो एनिमल ही रिलीज करते हैं ब्रीदिंग में, ऑलराइट, और बदले में जो ऑक्सीजन मिलती है उनका भी एनिमल इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये इकोसिस्टम जो है वो एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें नॉन लिविंग, लिविंग, वाटर, सॉइल, एयर, ये सब चीजें एक कंपोजिशन का हिस्सा बनती है। तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन हर एक स्टूडेंट को पक्की करनी है, ये 1 मार्कर क्वेश्चन में जरूर आएगी। और ये जो इकोसिस्टम होते हैं ये अलग अलग लेवल के होते हैं, यानी कि जहाँ पे वाटर में पानी के अंदर आप मान के चलिए लाइफ पनप रही है, तो ये मान के चलिए कि वो इकोसिस्टम कैसा होगा? एक्वेटिक होगा। जहाँ जमीन पे हो रही है उसे टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम कहते हैं। अगर एयर में, पेड़ पौधों पे जो प्लांट्स वो बर्ड्स वगैरह रहते हैं, वो क्या बना रहे हैं? वो आपका जो है एरियल इकोसिस्टम बना रहे हैं। तो 3 टाइप के इकोसिस्टम मौजूद हो सकते हैं। तो लुक एट हियर, अगर हम ब्रॉडर लेवल पे देखें तो हम 2 कैटेगरी ही समझेंगे। एक होते हैं नेचुरल इकोसिस्टम, जो नेचर में पहले से बने हुए, जिसमें इंसानों का कोई इंटरफेरेंस नहीं था, और दूसरे होते हैं आपके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम के अगर आप एग्जांपल देखें तो जो लेक्स आपने देखी होगी, बड़ी बड़ी झील होती है, पॉन्ड्स, बड़े बड़े तालाब होते हैं, जोड़ होते हैं, फॉरेस्ट, जंगल होते हैं, समुद्र, ये सब के सब दे ऑल आर द टाइप्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम बिकॉज दे ऑल हैव बीन फॉर्म्ड ड्यू टू द नेचर एक्टिविटी। वो प्रकृति की वजह से तैयार हुए हैं या बने हुए हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स कौन से होते हैं? ऐसे इकोसिस्टम बेटा जहां पे आर्टिफिशियली उनको क्या किया गया है? प्रोपेगेट किया गया है, बनाया गया है, जिनमें इंसानों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। जैसे गार्डन हम बनाते हैं अपने घर में या मोहल्ले में या समवेयर लाइक दैट। इसके अलावा क्रॉप फील्ड, जो किसान अपने खेतों के लिए फसलें तैयार करते हैं, तो क्रॉप फील्ड वो भी आर्टिफिशियल है, क्योंकि वो भी बनाई गई है, डेवलप की गई है। एक्वेरियम आपने अपने घरों में भी छोटे मोटे एक्वेरियम देखे होंगे जिसमें हम फिश को प्रोपेगेट करते हैं। तो ये सब चीजें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है। ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम्पल सबके पता होने चाहिए, बिकॉज 1 मार्कर क्वेश्चन में ज्यादातर एग्जाम्पल ही आपके सपोर्टिव नेचर में रहने वाले हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम के अंदर कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं? तो इस बात को भी बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इसमें हमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म को देखना है, और इसी से एक खास चीज हमें मिलने वाली है जिसे हम कहते हैं फूड चेन। उस फूड चेन के आगे मिलेगा हमें फूड वेब। So the organism that can make their food by themselves by utilizing the solar energy, they are called producer. प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको पता है कि जितने भी ग्रीन प्लांट है वो अपना फूड और साथ में हमारे लिए भी फूड प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स वाई जितने भी ग्रीन प्लांट्स है जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, दे आर नोन एज प्रोड्यूसर। सो ऑर्गेनिज्म विच हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर फूड बाय देमसेल्फ, और वो जो फूड प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए वो किसी भी चीज को ऐसे नहीं है कि लेते हैं कहीं से, वो चीज ऑलरेडी नेचर से डायरेक्टली अवेलेबल होती है। सोलर एनर्जी जिसकी मदद से वो केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस की। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होती है, वाटर और सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, और क्लोरोफिल उनका खुद का अपने पास होता है, जिसकी वजह से जो कलर होता है ग्रीन प्लांट का वो ग्रीन रहता है। लीव्स में जनरली प्रोसेस कैरी आउट होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आ सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल दीजिए। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे के सारे प्रोड्यूसर हैं। इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वो भी प्रोड्यूसर की कैटेगरी में जाएंगे। तो अगर आप पिक्स देखोगे तो इसमें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ग्रास दिखा रखे हैं, श्रब्स हैं, एंड ट्रीज है। दैट मीन्स ऑल कैटेगरी ऑफ प्लांट्स आर इंक्लूडेड जो भी ग्रीन कलर के होते हैं, दे ऑल आर ना, उन सभी को हम प्रोड्यूसर कह सकते हैं। अब कंज्यूमर क्या होते हैं? प्रोड्यूसर पैदा करने वाले, तो कंज्यूमर उन खाने वाले हो गए जो कंज्यूम करते चीजों को। द ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड अपॉन द प्रोड्यूसर फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, यानी कि वो सारे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने की जरूरतों के लिए, अपने न्यूट्रिशन, अपने पोषण के लिए जनरली उन ऑर्गेनिज्म या उन प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं जिनसे वो फूड लेते हैं, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर। और ये कई कैटेगरी है, इसमें 3 मेन कैटेगरी हम समझने की कोशिश करेंगे। ये कंज्यूमर की सबसे जो छोटी कैटेगरी होती है वो है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मतलब जो हर्ब्स, दैट मींस प्लांट खाते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स होते हैं, मीट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। ओमनिवोर्स होते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, उन्हें ओमनिवोर्स कहते हैं। सो दे आर दोज दैट फीड ऑन ग्रीन प्लांट फॉर देयर फूड। तो ये सब चीजें, अब ये चैप्टर ऐसा है जिसमें से बहुत सारी चीजें हमने पहले छोटी क्लासेस में सीखी हुई है, बस उनको रिव्यू करना है। तो देखिए, व्हाट आर हर्बीवोर्स? द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर सिंपली कॉल्ड द प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी इसलिए क्योंकि वो
प्रोड्यूसर को सीधा यूज करते हैं, इसीलिए उनको प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही घूम फिर के आते हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर इनमें से कौन से, तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे हर्बीवोर्स, कार्निवोर, ओमनीवोर। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स को कहा जाता है। इसमें आपके डी, रैबिट, माउस, ये जो प्लांट खाने वाले जो जनरल एनिमल है उनको हम हर्बीवोर्स में रख सकते हैं। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कार्निवोर्स, दो एनिमल विच डिपेंड या विच टेक देयर फूड फ्रॉम दैट ऑफ द अदर एनिमल ईदर बाय किलिंग देम और सम अदर वे, दे आर कॉल्ड कार्निवोर। सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं मीट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर। कार्न का मतलब ही मीट होता है, फ्लैश होता है। इसमें आपके पास जो है जैकल, वाइल्ड कैट, लॉयन, ये सब चीजें आ जाएंगे। फ्रॉग भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो बिकॉज वो भी इसी तरीके की लाइफ में सपोर्ट करते हैं। एंड ओमनीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं दैट फीड ऑन प्लांट एज वेल एज ऑन द एनिमल, जो दोनों ही चीजों को एज ए फूड यूज कर लेते हैं, उनको ओमनीवोर्स कहते हैं। इसमें डॉग है, बेयर है, एंट है, ठीक है, और देयर विल बी सो मेनी अदर्स, बहुत सारे और भी आपको एग्जांपल मिलेंगे जो आपको पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट जो चीज आती है वो आते हैं पैरासाइट क्या होते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे आर दोज दैट लिव ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। ये जनरली ये दो चीजों को मिलकर पैरासाइट का नेचर बनता है। एक होता है होस्ट और दूसरा होता है, ठीक है, जो उसको खाएगा। तो होस्ट होता है जिनकी बॉडी पे ये ऑर्गेनिज्म रहेंगे और उन्हीं की बॉडी से ये अपना फूड एक्सट्रैक्ट करेंगे, उनको हम होस्ट बॉडी कहते हैं। इधर ऑन इनसाइड, तो या तो उनकी बॉडी के ऊपर रहते हैं या इनसाइड उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं, और वहां से क्या करते हैं, दे एक्सट्रैक्ट देयर फूड एंड फुलफिल देयर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। ये उन्हें मारते नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें मार देंगे तो उन्हें फूड मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि डेड चीजें नहीं खाते। एग्जाम्पल के लिए आप प्लाज्मोडियम देखिए। ये जो प्लाज्मोडियम होता है, ये जो फीमेल मॉस्किटो होती है उसके सलाइवा में होता है, और ये जब बाइट करता है हमें तो हमारे ब्लड में जाता है और फिर हमारी आरबीसी को अटैक करता है, जिससे मलेरिया का अटैक आता है। टेपवॉर्म, ये भी जनरली हमारे इंटेस्टाइन में मिलते हैं। एस्कैरिस, ये भी इसी तरीके की चीज, इन्हें पेट के कीड़े कहा जाता है। और ये तो हम एनिमल की बात कर रहे हैं, प्लांट के लिए भी पैरासाइट होते हैं, जिसमें आपने अमरबेल, कस्केटा जैसा चीजों को सुना होगा, पढ़ा होगा छोटी क्लासेस के अंदर। उसके बाद आते हैं बेटा डीकम्पोजर्स क्या होते हैं। डीकम्पोजर्स का मतलब हो जाए चीजों को गला दें, सड़ा दें। जनरली ये डेड चीजों को खाते हैं, इसमें आपका फंजाई, बैक्टीरिया और कुछ पर्टिकुलर वॉर्म्स इंक्लूड होते हैं। तो दे आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो प्लांट या एनिमल का डेड पार्ट होता है उसे ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, राइट। हमने ऑर्गेनिक चैप्टर पढ़ा है जिसमें कार्बन के बारे में बात की थी, तो यहाँ पे ये ऑर्गेनिक टर्म उसी को बता रहे कि जो चीज प्लांट या एनिमल से निकलती है उसमें ऑर्गेनिक यानी कि कार्बन होता है। सो डिकम्पोजर जनरली डेड पार्ट ऑफ प्लांट और एनिमल पे फीड करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डीकम्पोजर। डीकम्पोज मतलब किसी चीज को गला देते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं सॉइल में। इनमें ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, जिनमें आप एग्जाम्पल के लिए फंजाई, ठीक है, बैक्टीरिया और वॉर्म्स को इंक्लूड कर सकते हैं। अब आगे आ रहा है हमारे पास फूड चेन क्या होती है, किसे कहते हैं फूड चेन, किसे कहा जाता है, क्या होती है फूड चेन। तो सिंपल सी बात समझिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। तो सिंपल शब्दों में बताऊं तो हु ईट हुम इज कॉल्ड फूड चेन। कौन किसको खाता है या कौन किसका शिकार बनता है उसी का नाम है फूड चेन। प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें खाया जाता है और जिसको खाया जाता है, बीइंग ईटन किसे खाया जाता है, दैट मीन्स that is what we call food chain. And in this sequence one organism eat the other organism and the same is eaten by some other organism। मतलब एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे का शिकार करता है और वो किसी तीसरे का शिकार करता है, वो किसी चौथे का करता है। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस बन जाती है, उसी को फूड कहते हैं। और इसीलिए मैंने शॉर्ट में बताया हु ईट्स हुम इज कॉल्ड फूड चेन, कि कौन किसे खाएगा। अगर तुम यहाँ पे देखो फूड चेन का एक डायग्राम आप दिख रहा है, यहाँ पे आपको ग्रास दिख रही है सबसे पहले। अब ग्रास को कौन खा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर खा रहा है, ग्रास ऊपर। ग्रास ऊपर को कौन खा रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर खा रहा है, जो कि यहाँ पे एक बर्ड है। इस बर्ड को कौन खा रहा है, स्नेक खा रहा है, ठीक है, ये भी आपका टर्सरी कंज्यूमर हो गया। उसके बाद स्नेक का शिकार कौन करता है, आउल करता है, ऑलराइट। और आउल जो है वो ऑटोमेटिकली जब प्रीडेटर किसी का शिकार होगा तो मर जाएगा, डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोजर इस आउल को डिकम्पोज करके फिर से वापस मिट्टी में बदलेगा और फिर से वो प्लांट की ग्रोथ के लिए वो सॉइल हेल्प करेगी। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी एक चेन आप देख पा रहे हो। तो एक फूड चेन के अंदर कम से कम 3 चीजें होनी चाहिए, मिनिमम 3 चीज, और यहाँ पे तो हमने कई सारी चीजों को देख लिया। अब फूड चेन के बारे में आगे बताऊं तो फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर।
तो ध्यान देना, एक फूड चेन के अंदर 3 चीजों को हम शामिल करके चलते हैं। इनमें प्रोड्यूसर है जो कि प्लांट है, फिर प्लांट को जो खाएंगे उन्हें कंज्यूमर कहेंगे बेटा, ठीक है। वो कंज्यूमर प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं, और उसके बाद ठीक है वो कंज्यूमर जब डेड होंगे उनको भी कोई ना कोई खाएगा या मारेगा, तो उसके बाद वो डेड बॉडी को कौन खत्म करेगा? डीकम्पोजर। तो 3 चीजों को हम जनरली एक फूड चेन के अंदर कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले प्लांट्स है विच आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, देन कंज्यूमर एंड देन डीकम्पोजर। ईच स्टेप ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड इट्स ट्रॉपिक लेवल। अब ये जितने टॉपिक अब स्टार्ट हो रहे हैं सब बड़े इंपॉर्टेंट है, यहीं से ज्यादा सवाल आपके बनेंगे। हर स्टेप फूड चेन के अंदर क्या कहलाएगा? ट्रॉपिक लेवल। और मैक्सिमम 4 ही ट्रॉपिक लेवल होते हैं, इससे ज्यादा ऊपर नहीं होते, क्योंकि उसके बाद फूड की यानी कि जो सप्लीमेंट होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, एनर्जी लेवल डाउन चला जाता है। तो ईच स्टेप ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड इट्स ट्रॉपिक लेवल एट विच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। यूजुअली a food chain consists of 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल। तो 4 to 5 भी इन्होंने बहुत ज्यादा बोल दिया, मैक्सिमम 4 ही होता है, क्योंकि 5th लेवल पे एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाता है, बिकॉज आफ्टर दैट एनर्जी अवेलेबिलिटी जो है ऑलमोस्ट नील हो जाती है, जीरो हो जाती है। अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें तुम्हें बताऊंगा जिन्हें सुन के शायद आप हैरान हो जाओगे। हम ये कहते हैं कि जो लोग मीट खाते हैं या फिर प्रोटीनियस फूड लेते हैं उनको ज्यादा एनर्जी मिलती है। बिल्कुल गलत बात है, और ये गलत बात इसलिए है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी जो है, एनर्जी का जो अल्टीमेट सोर्स है वो सन है, और सन से पहले सबसे ज्यादा एनर्जी कौन लेता है? प्लांट लेते हैं, क्योंकि सन का डायरेक्ट इस्तेमाल प्लांट ही करते हैं। फिर प्लांट के अंदर जो एनर्जी वो लेते हैं उसका कुछ हिस्सा वो अपने लिए रखते हैं, और जो प्लांट को खाते हैं उसका कुछ परसेंटेज उसमें जाता है। इसी को हम 10% लॉ पढ़ने वाले हैं। अब ये जितनी भी बातें अब आगे शुरू होने वाली, दे ऑल आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड देम। उनको समझने पे ही आपका ध्यान हो तो ही आप बात को समझ पाओगे। देखिए यहाँ पे, द फूड चेन आर रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग द पिरामिड where the different labels are occupied by the different organism। अब ध्यान से देखिए, ये फूड चेन को हम कुछ इस पिरामिड की यहाँ तो नहीं बना रखा पिरामिड, एक ट्राइंगल की तरह बनाते हैं बेटा। ट्राइंगल का जो बेस होता है वो सबसे ज्यादा ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, उसके बाद ऊपर की तरफ आप जाओगे ट्राइंगल में तो वो नैरो होता चला जाता है। तो हम ये कह सकते हैं जो सबसे नीचे ब्रॉडर पार्ट है वो है आपके, ठीक है, प्रोड्यूसर प्लांट, उनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी। उससे ऊपर का ट्रॉपिक लेवल उससे कम एनर्जी उसमें कम है। उससे ऊपर तो जैसे जैसे पीक पे जाएंगे वो आपका ट्राइंगल बिल्कुल एक पॉइंट पे आ जाएगा, और इस वजह से वहां पे एनर्जी लेवल सबसे कम मिलेगा। तो टेरिस्टेरियल फूड चेन, अब यहाँ पे टेरिस्टेरियल हम बात करना तो एक तरीके का इकोसिस्टम है जिसमें जमीन पे रहने वाले जो लिविंग्स है उनकी बात हो रही है। तो जो टेरिस्टेरियल फूड चेन है उसका एग्जांपल देखिए ग्रीन प्लांट्स है, क्योंकि वो ग्रो करेंगे किस पे? लैंड पे ग्रो करते हैं। उसके बाद इन ग्रीन प्लांट को कौन खाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, जिसका नाम है डियर। और उस डियर का शिकार कौन करेगा? लॉयन। तो यानी कि सपोज करो अगर ग्रीन प्लांट के पास 100 जूल एनर्जी थी, तो वो अपना 10% अपने पास 10% इसको देगा, तो इसको कितनी मिलेगी? 10 मिलेगी। और 10 का अगर हम 10% निकालेंगे तो लॉयन के पास सिर्फ 1 ही जूल एनर्जी जाएगी। और इससे ये पता लग सकता है कि सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो ग्रीन प्लांट्स में होती है, और सबसे कम जो है वो कार्निवोर्स के पास मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम ग्रीन प्लांट में ग्रास की बात करें तो ग्रास के पास मैक्सिमम एनर्जी लेवल है। उसके बाद ग्रास ऊपर उस ग्रास को खाएगा तो उसका 10% वो लेगा। जब ग्रास ऊपर को फ्रॉग खाएगा तो फ्रॉग को उसका कितना एनर्जी मिलेगा? सिर्फ 10%। तो अगर ये 100 था ग्रास, तो यहाँ 10 आ रहा है ग्रास ऊपर को, ग्रास ऊपर से 10% ये ले रहा है, तो 1% इसको मिल रहा है। स्नेक को जो है वो 0.01% मिल रहा है, और हॉक को तो शायद बहुत ही कम मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो था टेरिस्टेरियल फूड चेन का एग्जांपल। एग्जांपल सबके याद होने चाहिए। एक्वेटिक फूड चेन का एग्जांपल ले तो एक्वेटिक प्लांट पानी में उगने वाले प्लांट है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें जू प्लैंकटन आते हैं, जो इन्होंने थोड़ा सा अलग से लिखा हुआ है, स्मॉल फिश एंड लार्ज फिश। तो मैं आज इसको इतना ही रख रहा हूँ क्योंकि हमारी क्लास अब लेस देन 1 मिनट बचा हुआ है, इट्स गोइंग टू बी क्लोज नाउ। तो कल हम इससे आगे करेंगे, और ये जितना भी रिमेनिंग चैप्टर है ये आगे का काफी इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर मुश्किल बिल्कुल नहीं है, आप समझ पा रहे हो, आपने बहुत सारी चीजें पहली क्लास में भी सीखी और सुनी हुई है, तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। एंड दिस इज रियली, मतलब 5 नंबर लाना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपने सिर्फ बातों को ध्यान से सुनना है, बिकॉज क्वेश्चन आपके सिंपल आने वाले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। बाकी जिन 5 बच्चों को मैंने बताया था, अगर आयुष अवेलेबल है और मेरी आवाज सुन रहा है तो फटाफट अपना नोट कर ले। आयुष 85385112 5012 अपना नंबर नोट कर ले। आपको